रासायनिक अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स ट्राउज तथा लुईस नाम के दो वैज्ञानिकों ने किया था। अब इस सिद्धांत की प्रत्येक बातों को हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और सभी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस सिद्धांत का पहला पॉइंट देखते हैं। तो अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत में कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिक्रिया अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है और इसी आधार पर हम इसको टक्कर सिद्धांत या संघट्ट सिद्धांत नाम देते हैं। यानी कि संघट्ट सिद्धांत के अनुसार कोई रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अभिक्रियक के अणु आपस में टकराते हैं। अभिक्रियक के अणु जितना ज्यादा आपस में टक्कर करेंगे अभिक्रिया उतनी ही तेज होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है अभिक्रियक अणुओं के मध्य टक्करों की आवृत्ति के। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिक्रियक अणुओं के मध्य टक्करों की आवृत्ति और अभिक्रियक के टक्करों की आवृत्ति को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। अब पहले थोड़ा सा समझते हैं हम कि टक्करों की आवृत्ति क्या क्या अर्थ है। तो देखिए हमारे पास एक ये पात्र है और इस पात्र का आयतन है 1 लीटर। इसमें हम अभिक्रियक के अणुओं को रखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के अभिक्रियक के अणु हैं। ये आपको रेड स्टार दिखाया गया है जो मान लीजिए एक अलग अभिक्रियक है, और ये ग्रीन डॉट जो है ये एक दूसरा अभिक्रियक है, और ये ब्लू स्टार ये तीसरा अभिक्रियक है। और इनके बहुत सारे अणु इस पात्र में भरे गए हैं। अब ये अणु आपस में टक्कर करेंगे और इनके टकराने से उत्पाद का निर्माण होगा। यदि कुछ देर के लिए हम इस पात्र को ऐसे बंद करके रख दे तो अभिक्रियक अणुओं के मध्य बहुत सारे टक्कर हो जाएंगे और बहुत सारा उत्पाद भी बन जाएगा। लेकिन बस हम 1 सेकंड में अभिक्रियक अणुओं के टक्कर को काउंट करें तो उसको हम कहेंगे अभिक्रियक अणुओं के टक्कर की आवृत्ति। यानी कि अभिक्रियक अणुओं के टक्कर की आवृत्ति को हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि इकाई आयतन में, या आप कह सकते हैं 1 लीटर आयतन में 1 सेकंड में होने वाले टक्करों को टक्करों की आवृत्ति कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि टक्करों की आवृत्ति का क्या अर्थ है। अब आप जानते हैं कि जब टक्कर ज्यादा होंगे तो टक्करों की आवृत्ति भी ज्यादा होगी, और जब टक्करों की आवृत्ति ज्यादा होगी तो अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी, क्योंकि अभिक्रिया की दर जो है वो टक्करों की आवृत्ति पर निर्भर है। तो उम्मीद है कि आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। तो दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि अभिक्रियक अणुओं के मध्य होने वाले प्रत्येक टक्कर से उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, बल्कि बहुत कम ऐसे टक्कर होते हैं जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है। जिन टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं, और जिन टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं होता है उनको आप अप्रभावी टक्कर कह सकते हैं। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि किसी पात्र में जब हम अभिक्रियक के अणुओं को रख देते हैं तो अभिक्रियक के अणु जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर गति करते हैं अनियमित दिशाओं में, और इस गति के दौरान वो आपस में टक्कर करते रहते हैं जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है। लेकिन जब ये रैंडम गति करते हैं, इधर उधर अनियमित दिशाओं में गति करते हैं, तो अभिक्रियक के अणुओं के मध्य टक्कर बहुत अधिक होते हैं, लेकिन उत्पाद का निर्माण टक्कर की संख्या से बहुत कम होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक टक्कर से उत्पाद का निर्माण नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये हो जाता है कि ऐसा क्यों है कि कुछ टक्कर ऐसे हैं जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है और कुछ टक्कर ऐसे हैं जिनसे उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। तो ये हम अगले पॉइंट में समझेंगे। अभी बस हम इतना ध्यान रखें कि अभिक्रियक अणुओं के प्रत्येक टक्कर से उत्पाद का निर्माण नहीं हो पाता है, और जिस टक्कर से उत्पाद का निर्माण होगा उस टक्कर को हम नाम देते हैं प्रभावी टक्कर। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रभावी टक्कर जितने होंगे उतनी ही मात्रा में उत्पाद का निर्माण होगा, अर्थात अभिक्रिया की दर जो होती है वो प्रभावी टक्करों की संख्या के बराबर होती है। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो देखिए हम लिख देते हैं अभिक्रिया की दर बराबर प्रभावी टक्करों की संख्या।
यहाँ पे देखिए हमने मात्रक लिखा है लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इसका अर्थ होता है कि प्रति लीटर प्रति सेकेंड जो प्रभावी टक्करों की संख्या होती है वो अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। और प्रति लीटर प्रति सेकेंड का अर्थ अभी हमने पहले पॉइंट में समझा था। तो उम्मीद है कि ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरा पॉइंट है कि प्रभावी टक्कर के लिए अभिक्रिय कणों के पास सक्रिय ऊर्जा होना आवश्यक है। तो अभी हमने दूसरे पॉइंट में एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया था कि क्यों कभी उत्पाद बनता है और कभी टक्कर के बाद उत्पाद नहीं बन पाता है। तो इसका कारण होता है सक्रियण ऊर्जा। अर्थात यदि अभिक्रियक अणुओं के पास सक्रियण ऊर्जा होगी तो वो टकराने के बाद उत्पाद का निर्माण कर पाएंगे, और यदि उनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से कम होगी तो वो टकराने के बाद भी उत्पाद का निर्माण नहीं कर पाएंगे। यानी कि सक्रियण ऊर्जा वाले अभिक्रियक अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी अभिक्रिया की दर भी उतनी ही अधिक होगी। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है सक्रिय अणुओं के अंश के। सक्रिय अणुओं का अंश मीन्स होता है सक्रिय ऊर्जा युक्त अणुओं की संख्या, और इसको हम F से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है E का पावर -EA/RT। ये मान कैसे कैलकुलेट किया गया है ये हमको अपने अगले क्लास में पढ़ना है जब हम लोग हायर स्टडी करेंगे। अभी बस हमको इसको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम अगले एक वीडियो में करेंगे। अभी आपको बस इसको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको तीसरा पॉइंट समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं और देखते हैं इसका चौथा पॉइंट। तो प्रभावी टक्कर के लिए सक्रिय ऊर्जा के साथ साथ टकराते समय अभिक्रिय कणों का दिक् विन्यास भी अनुकूल होना आवश्यक है। दिक् विन्यास को इंग्लिश में हम कहते हैं ओरिएंटेशन। अब इस पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि प्रभावी टक्कर के लिए पहली शर्त है कि अभिक्रिय कणों के पास सक्रिय ऊर्जा होनी चाहिए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। और प्रभावी टक्कर के लिए अब हम दूसरी शर्त पढ़ेंगे कि प्रभावी टक्कर की दूसरी शर्त ये है कि जिस समय अणु आपस में टक्कर करें तो उनका दिक् विन्यास, या आप कह सकते हैं उनका टकराने का जो एंगल है वो अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल का मतलब है कि वो इस प्रकार का होना चाहिए कि जो उत्पाद के निर्माण को करा सके। यदि अभिक्रियक अणु के पास सक्रिय ऊर्जा भी हो लेकिन उनके टकराने की दिशा और उनका दिक् विन्यास अनुकूल न हो तो टकराने के बाद उत्पाद का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर होती है ये समानुपाती होती है अनुकूल दिक् विन्यास की प्रायिकता की। अब यहाँ पे अनुकूल दिक् विन्यास की प्रायिकता का अर्थ क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा पात्र है जिसमें हम अभिक्रिया करा रहे हैं उसमें बहुत सारे अणु हैं अभिक्रियक के, और जो इधर उधर अनियमित तरीके से गति कर रहे हैं। अब उसमें किसका दिक् विन्यास सही है और किसका दिक् विन्यास सही नहीं है इसको हम उसकी प्रायिकता से परिभाषित कर सकते हैं कि अनुकूल दिक् विन्यास की प्रायिकता कितनी होगी। और आप जानते हैं प्रायिकता का मान 1 से कम ही होता है या मैक्सिमम 1 होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर समानुपाती अनुकूल दिक् विन्यास की प्रायिकता। अब यहाँ पे अनुकूल दिक् विन्यास की जो बात है वो जटिल अणु के लिए तो बहुत विशेष महत्व रखती है, लेकिन सरल अणु के केस में जो अनुकूल दिक् विन्यास कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। अब इस बात को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए ये हमारे पास एक अभिक्रियक है ए, जिसके अणु को हमने बनाया है। देखिए ये अणु बहुत ही सरल प्रकार का है, गोलाकार है, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम एक दूसरे अभिक्रियक बी से, और इसका अणु भी बहुत सरल प्रकार का है, और इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं। तो इन दोनों की अभिक्रिया के लिए आवश्यक है इन दोनों का टकराना, और टकराने के साथ अभी हमने पढ़ा कि इनके पास सक्रिय ऊर्जा हो, इनका दिक् विन्यास अनुकूल हो। तो मान लीजिए कि ये आपस में टक्कर करते हैं और इन दोनों के पास सक्रिय ऊर्जा भी है। अब बात करते हैं दिक् विन्यास की।
तो आप देखिए इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या है, तो इस अभिक्रिया का उत्पाद है AB। अब इस दोनों अणु की संरचना को देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी एंगल से ये आपस में टकरा जाएं तो इस प्रकार के अणु का निर्माण हो सकता है, यानी AB का निर्माण हो जाएगा चाहे वो किसी भी एंगल से आपस में टकराए। तो सरल अणु के लिए दिक् विन्यास बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन थोड़ा जटिल अणु को देखते हैं तो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है H2 और I2 और इससे निर्माण हो रहा है 2HI का। अब यदि इस केस में देखें तो यदि इन दोनों का टक्कर इस दिक् विन्यास पर होगा कि ये वाला H इस वाले I से टकरा पाए और नीचे वाला H नीचे वाले I से टकरा पाए तो ये अभिक्रिया हो जाएगी और 2HI का निर्माण हो जाएगा। ये आप देखिए ये I लिखा गया है और ये सिंगल बॉन्ड बनाया गया, फिर नीचे I लिखा गया है। तो उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। यदि ये दिक् विन्यास इस प्रकार का हुआ तो इसको हम कहेंगे अनुकूल दिक् विन्यास था। लेकिन यदि ये दिक् विन्यास थोड़ा अलग प्रकार का हो, जैसा कि हमने अब की बार बनाया है दूसरे इमेज में देखिए आप, तो यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड H है, I सिंगल बॉन्ड I है और इसके टकराने की दिशा यदि ऐसी हो तो अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक H एक I से टकरा तो रहा है लेकिन दूसरा H दूसरे I से टकरा नहीं पा रहा है, और दूसरा H जब तक दूसरे I से टकराएगा नहीं तब तक 2HI का निर्माण नहीं हो पाएगा, यानी कि अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तो हमने पढ़ा कि जब जटिल अणु हो तो दिक् विन्यास बहुत विशेष महत्व रखता है। तो उम्मीद है कि आपको दिक् विन्यास का महत्व समझ में आया होगा। तो जब दिक् विन्यास अनुकूल होता है तो अभिक्रिया की दर भी अच्छी होती है। तो अभी तक के पॉइंट से हमने 3-4 निष्कर्ष निकाले। पहला हमने देखा कि जब अभिक्रिया की दर यानी अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है अभिक्रियक अणुओं के मध्य टक्करों की आवृत्ति की। फिर हमने पढ़ा या समझा कि अभिक्रिया की दर जो होती है वो प्रभावी टक्करों की संख्या के बराबर होती है। और फिर हमने अगला पॉइंट देखा कि अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है सक्रिय अणुओं के अंश के बराबर, या समानुपाती होती है सक्रिय अणुओं के अंश के। और फिर हमने देखा कि अभिक्रिया की दर जो होती है वो अनुकूल दिक् विन्यास की प्रायिकता के भी समानुपाती होती है। अब इन चारों पॉइंट्स में रिलेशन क्या है, तो हमने अभी ये पॉइंट पढ़ा कि अभिक्रिया की दर जो होती है वो प्रभावी टक्करों की संख्या के बराबर होती है, और प्रभावी टक्करों की संख्या इस आवृत्ति और ये सक्रिय अणुओं का अंश और इस प्रायिकता यानी कि अनुकूल दिक् विन्यास की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि जो प्रभावी टक्करों की संख्या है उसको हम लिख सकते हैं Z इंटू F इंटू P, या तो हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर बराबर Z इंटू F इंटू P। और यदि इस समीकरण को हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं Z इंटू P इंटू F। यहाँ पे देखिए हमने F को बाद में कर दिया है, ऐसा हमने इसलिए कर दिया है ताकि हमारे बुक का इक्वेशन हमको मिल सके। अब हम जानते हैं कि F का जो मान होता है वो होता है e टू द पावर माइनस EA अपन RT, जो कि हमको हायर क्लास में कैलकुलेट करना है, जिसको बोल्ट्जमैन नाम के एक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। तो यदि हम F का मान लिखें तो हमारे पास समीकरण हो जाएगा अभिक्रिया की दर बराबर Z इंटू P इंटू E का पावर माइनस EA अपन RT। इस समीकरण में Z प्रदर्शित करता है अभिक्रिय अणुओं के टक्करों की आवृत्ति को, P प्रदर्शित करता है अनुकूल दिक् विन्यास की प्रायिकता को, E है एक्सपोनेंशियल फैक्टर और E है एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हिंदी में हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, R गैस नियतांक होता है और T होता है ताप केल्विन में। अब यदि इस समीकरण पे आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे P है क्या, तो P है अनुकूल दिक् विन्यास की प्रायिकता। और अभी हमने समझा कि अनुकूल दिक् विन्यास की प्रायिकता का महत्व केवल जटिल अणु के केस में होता है, सरल अणु के केस में ये कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। तो यदि हम सरल अणु के लिए ये फार्मूला लिखें तो हम लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर बराबर Z इंटू E का पावर माइनस EA अपन RT। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी।
यदि आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको जरूर क्लियर करूंगा।